हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर, मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस। इस वीडियो में हम जानेंगे रोग क्या होता है और उसके कारण, संक्रामक और असंक्रामक रोगों का पूरा क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले प्रमुख रोग, जेनेटिक डिजीजेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट, रोगों से बचाव के आसान और एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वो एग्जाम्स के लिए तो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। हाँ, एकदम। लेकिन हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन नोट्स को रटना नहीं है। हम इन सारे मेडिकल टर्म्स और जो फैक्ट्स हैं उनके पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे आज। सही बात है। मतलब आज हम ज्ञान के नजरिए से एनालाइज करेंगे कि ये बीमारियां काम कैसे करती हैं, ताकि दिमाग में इनका एक ऐसा मैप बन जाए जिसे कभी भुलाया ना जा सके। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस स्लाइड का टाइटल है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां रोग की परिभाषा दी गई है। यहाँ नोट्स में लिखा है कि जब शरीर के किसी अंग या तंत्र के सामान्य कार्य में रुकावट आ जाती है या शरीर सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है तो उसे रोग कहते हैं। हाँ, ये बेसिक परिभाषा है। और नीचे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बहुत ही फेमस परिभाषा दी गई है। वो है, स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया ठीक होने की अवस्था है। ये परिभाषा मेडिकल साइंस में बहुत ही क्रांतिकारी मानी जाती है। वो कैसे? क्योंकि पारंपरिक रूप से हमारा नजरिया यही था कि अगर शरीर में बुखार नहीं है या कोई दर्द नहीं है तो इंसान बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, हम तो यही मानते हैं ना जनरली। बिल्कुल। लेकिन WHO ने इसमें मानसिक और सामाजिक पहलू को जोड़कर स्वास्थ्य का एक बहुत ही व्यापक और गहरा नजरिया पेश किया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा तनाव में है तो WHO के हिसाब से वो स्वस्थ नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसे ना विज्ञान में माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, माइंड बॉडी कनेक्शन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव में है तो उसका नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं। ओ, मतलब स्ट्रेस से हार्मोन्स बिगड़ते हैं? बिल्कुल। और इसका सीधा असर उसकी इम्यूनिटी पर पड़ता है और फिर उसे आम शारीरिक बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग का भी फिट होना जरूरी है। ये तो आज की बिजी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। मतलब स्ट्रेस तो सबको है। हाँ, वही तो। खैर, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो संक्रमण के मुख्य कारकों के बारे में है। यहाँ एक बड़ा सा भयानक दिखने वाला वायरस एक मच्छर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। नोट्स में 2 मुख्य कारक बताए गए हैं। पहला है रोगजनक या पैथोजन, राइट, जो वे सूक्ष्म जीव हैं जो असली बीमारी फैलाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु और कवक। और दूसरा है वाहक यानी वेक्टर, मतलब वे जीव जो इन रोगजनकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर और मक्खी। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब हम किसी महामारी या बीमारी को कंट्रोल करने की बात करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है और उस दुश्मन की सवारी क्या है। हाँ, ये पॉइंट है। रोगजनक ही वो असली मुजरिम है जो शरीर को डैमेज करता है, जबकि वाहक वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मच्छर खुद कोई बीमारी नहीं बनाता, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। ये बहुत ही सटीक और मजेदार अनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सच में? हाँ। मच्छर या मक्खी के शरीर के अंदर वो वायरस या पैरासाइट बस एक पैसेंजर की तरह यात्रा कर रहा होता है। अरे बाप रे। जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान का खून पीता है तो वो अनजाने में उस पैकेज को इंसान के ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर कर देता है। मच्छर खुद उस बीमारी से पीड़ित नहीं होता, वो सिर्फ उससे फैलाने का एक साधन मात्र है। मतलब सारा खेल उस डिलीवरी को रोकने का है। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जहाँ रोगों का पूरा क्लासिफिकेशन समझाया गया है। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट बना है। रोगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। हाँ, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जन्मजात रोग यानी कॉन्जेनिटल डिजीजेस, जो जन्म से ही या अनुवांशिक कारणों से मौजूद होते हैं। दूसरा है उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेस, जो जन्म के बाद जीवन काल में उत्पन्न होते हैं। फिर इस उपार्जित रोग को आगे 2 और हिस्सों में बांटा है, संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते और असंक्रामक जो नहीं फैलते। इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो दिमाग में एक क्लियर मैप बना देता है।
हाँ, याद रखने में आसानी होती है। बिल्कुल, इससे मेडिकल फील्ड में इलाज तय करने में भी आसानी होती है। जन्मजात रोगों का इलाज बहुत मुश्किल या कह लें लगभग असंभव होता है, क्योंकि वो डीएनए में दर्ज होते हैं। ओहो। जबकि जो उपार्जित रोग हैं, उनका इलाज दवाइयों और लाइफस्टाइल से आसानी से किया जा सकता है। इस फ्लो चार्ट को देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या कोई उपार्जित रोग ऐसा हो सकता है जो शुरुआत में संक्रामक हो और बाद में असंक्रामक बन जाए? मतलब क्या ये बदल सकते हैं? अगर हम इन नोट्स और मेडिकल साइंस के बेसिक सिद्धांतों की बात करें ना, तो ये कैटेगरी बिल्कुल अलग अलग है और इनकी बाउंड्रीज एकदम फिक्स होती हैं। अच्छा, फिक्स होती हैं। हाँ, ये इस बात पे निर्भर करता है कि बीमारी का मूल कारण क्या है। अगर कोई बीमारी किसी वायरस या बैक्टीरिया से हुई है, तो वो अपनी प्रकृति से संक्रामक ही रहेगी। ओके। और अगर वो लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन की कमी से है, तो वो असंक्रामक रहेगी। फैलने की प्रकृति के आधार पर ये दोनों कभी आपस में अपनी जगह नहीं बदलते। समझ गई। ये मैप अब एकदम क्लियर हो गया है। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो जन्मजात और आनुवांशिक रोगों पर फोकस करती है। हाँ, जेनेटिक डिजीज। यहाँ साफ लिखा है कि ये रोग माता पिता से संतानों में जीन्स के माध्यम से आते हैं। स्लाइड में 3 मुख्य उदाहरण दिए हैं। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। और दूसरा है डाउन सिंड्रोम, जो गुणसूत्रों, खासतौर पर 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, जिससे बच्चा आमंद बुद्धि और शारीरिक रूप से अविकसित रह सकता है। ये बीमारियां हमें बताती हैं कि हमारा जेनेटिक कोड कितना सेंसिटिव होता है। सच में बहुत नाजुक होता है। बिल्कुल। एक छोटे से जीन की खराबी या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पूरे शरीर के सिस्टम को जीवन भर के लिए बदल सकता है। इसी लिस्ट में एक तीसरा नाम है हीमोफीलिया, जिसमें लिखा है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग का इशू। तो कलर ब्लाइंडनेस तो समझ आता है, लेकिन हीमोफीलिया में खून न जमने का क्या मतलब है? क्या एक छोटी सी खरोच भी लगातार खून बहने का कारण बन सकती है? हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक स्थिति है। अरे देखिए, सामान्य शरीर में जब भी कोई चोट लगती है तो खून में मौजूद कुछ खास प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा। वो तुरंत एक जाल बना लेते हैं जिससे खून बहना रुक जाता है। हीमोफीलिया में जेनेटिक खराबी के कारण वो विशिष्ट प्रोटीन शरीर में बनते ही नहीं है। ओह माय गॉड, तो फिर खून जमता कैसे? वही तो बात है। इसलिए एक छोटी सी अंदरूनी या बाहरी चोट भी एक भयंकर रूप ले सकती है, क्योंकि खून जमने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो कभी शुरू ही नहीं हो पाती। बाप रे, ये तो सच में डरावना है कि एक छोटी सी खरोच जानलेवा हो सकती है। चलो अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, जहाँ बैक्टीरिया से होने वाले संक्रामक रोगों की लिस्ट शुरू हो रही है। हाँ, ये जीवाणु जनित रोगों का भाग 1 है। यहाँ टेबल में 3 मुख्य बीमारियां हैं। पहली है टीबी या तपेदिक, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण हैं लगातार खांसी, बुखार, सीने में दर्द और बलगम में खून आना। जी, और टीबी का बैक्टीरिया ना बहुत जिद्दी होता है, इसीलिए इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। अच्छा, तभी कोर्स पूरा करना होता है। राइट, बिल्कुल। ये फेफड़ों के टिश्यू को धीरे धीरे खत्म करने लगता है अगर इसे रोका ना जाए। बिल्कुल। अब इसी टेबल में दूसरी और तीसरी बीमारी है टाइफॉइड और हैजा। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होता है और इसके लक्षण है तेज बुखार और सिरदर्द। राइट। वहीं हैजा, जिसे कॉलेरा कहते हैं, वो विब्रियो कॉलेरी से होता है और इसके लक्षण लगातार उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी है। यहीं पर मुझे कंफ्यूजन है। स्लाइड के मुताबिक टाइफॉइड और हैजा दोनों मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करते हैं, तो फिर दोनों के लक्षणों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? एक में तेज बुखार है और दूसरे में भयंकर डिहाइड्रेशन। यहाँ बैक्टीरिया के काम करने का ना अलग अलग मैकेनिज्म समझना होगा। कैसा मैकेनिज्म? देखिए, टाइफॉइड का बैक्टीरिया आंत की दीवारों के अंदर घुसकर सीधा खून में फैल जाता है। ओ, खून में चला जाता है? हाँ, जिससे शरीर का अलार्म सिस्टम बचता है और डिफेंस के तौर पर बहुत तेज बुखार आता है। अच्छा। वहीं जो हैजा का बैक्टीरिया है वो खून में नहीं जाता, वो आंत की सतह पर ही चिपक जाता है और एक ऐसा जहर, एक टॉक्सिन छोड़ता है जो आंतों की कोशिकाओं को मजबूर कर देता है कि वो शरीर का सारा पानी बाहर निकाल दे। बाप रे। इसीलिए हैजा में बुखार से ज्यादा तेजी से उल्टी, दस्त और पानी की भयंकर कमी होती है। मतलब एक खून में घुसकर अलार्म बजाता है और दूसरा बाहर से ही शरीर का सारा पानी निचोड़ लेता है। हाँ, बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म है। हाँ, साइंस है ही कमाल की। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जीवाणु जनित रोगों का दूसरा भाग है। यहाँ भी 3 बीमारियां हैं।
निमोनिया जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से होता है और फेफड़ों में सूजन और सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है, और डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से जो श्वास नली को प्रभावित करता है, जहां गले में जाली बन जाती है। ये दोनों ही ना श्वसन तंत्र की बहुत गंभीर बीमारियां हैं। डिप्थीरिया में जो गले में जाली बनती है वो असल में मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया की एक मोटी लेयर होती है। वो कोई असली जाली नहीं होती? नहीं, वो एक लेयर होती है जो सचमुच सांस की नली को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। और इसी स्लाइड पर जो तीसरी बीमारी है वो है टिटनेस, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होता है और सीधे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हाँ। इसके लक्षणों में तेज बुखार और शरीर में ऐंठन लिखा है। साथ ही एक टर्म है जबड़े का बंद होना यानी लॉक जॉ। टिटनेस में ये लॉक जॉ क्या होता है? ये सुनकर ही काफी भयानक लग रहा है मुझे। ये वाकई में बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। कैसे? टिटनेस का बैक्टीरिया एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन बनाता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र के सिग्नल्स को पूरी तरह हैक कर लेता है। हैक कर लेता है? हाँ, आमतौर पर हमारी मांसपेशियां जब सिकुड़ती हैं तो उन्हें वापस रिलैक्स होने का सिग्नल भी मिलता है दिमाग से। लेकिन इस जहर की वजह से मांसपेशियों को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलना ही बंद हो जाता है। ओहो। सबसे पहले इसका असर जबड़े की मांसपेशियों पर होता है। वो इतनी बुरी तरह अकड़ जाती हैं कि इंसान अपना मुंह खोल ही नहीं पाता। इसीलिए इसे लॉक जॉ कहते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है कि कैसे एक बैक्टीरिया हमारे नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को ही हैक कर लेता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां वायरस से होने वाले रोगों की बात हो रही है। ये वायरल रोगों का भाग 1 है। यहाँ पहला नाम है एड्स, जो HIV से होता है। यह सीधा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC पर हमला करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और दूसरा है पोलियो, जो पोलियो वायरस से होता है। ये तंत्रिका तंत्र और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करके मांसपेशियों को सिकोड़ देता है। वायरसेस ना बैक्टीरिया से बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे अलग? वो अपना जीवन खुद नहीं चलाते, बल्कि वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुसकर हमारी ही मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी कॉपी बनाते हैं। अच्छा, मतलब हमें ही यूज करते हैं। Exactly. एड्स के मामले में वायरस हमारी रक्षा करने वाली पुलिस यानी WBCs को ही अपना शिकार बनाता है, जिससे शरीर एक आम सर्दी जुकाम से भी नहीं लड़ पाता। इसी स्लाइड पर एक और बहुत कॉमन बीमारी का नाम है डेंगू ज्वर, जो अरबो वायरस से होता है। हाँ, डेंगू बहुत कॉमन है। नोट्स के मुताबिक ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, मुख्यतः प्लेटलेट्स को गिरा देता है। लक्षणों में आंखों, पेशियों और सिर में तेज दर्द शामिल है। तो मुझे ये पूछना था कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने का शरीर पर क्या असर पड़ता है कि इंसान इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है? देखिए, हमारे खून में प्लेटलेट्स का काम होता है नसों की छोटी मोटी लीकेज को रोकना। लीकेज? हाँ, हमारी नसों में हर वक्त माइक्रो लेवल पर टूट फूट होती रहती है, जिसे प्लेटलेट्स एक प्लास्टर की तरह तुरंत रिपेयर करते रहते हैं। अच्छा। जब डेंगू वायरस के कारण प्लेटलेट्स अचानक बहुत कम हो जाते हैं तो शरीर के अंदर छोटी छोटी जगहों से अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ओह माय गॉड। इस अंदरूनी इन्फ्लेमेशन और डैमेज की वजह से जोड़ों और हड्डियों में भयंकर दर्द होता है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आप समझ आया इसका नाम। इतनी भारी अंदरूनी टूट फूट से लड़ते हुए शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जो इस भयंकर कमजोरी का असली कारण बनती है। अब समझ आया कि इसमें इतनी भयंकर कमजोरी और हड्डियों में दर्द क्यों होता है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। ये वायरस वाले रोगों का पार्ट 2 है। यहाँ पीलिया या हेपेटाइटिस का जिक्र है, जो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। यकृत यानी लिवर को प्रभावित करता है और इसमें आंख, त्वचा और पेशाब का रंग पीला हो जाता है। सही कहा। इसके अलावा सामान्य जुकाम है, जो राइनो वायरस से होता है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करके नाक बहना और गले में खराश पैदा करता है। यहाँ आप वायरस की रेंज देखिए। सामान्य जुकाम का वायरस सिर्फ गले और नाक की ऊपरी सतह पर रहता है और कुछ ही दिनों में हमारा शरीर उसे खत्म कर देता है। हाँ, वो तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन इसी लिस्ट में कुछ वायरस बेहद खतरनाक भी हैं। बिल्कुल, जैसे सबसे ऊपर लिखा है रेबीज, जो रैप्डो वायरस से होता है और आमतौर पर कुत्ते के काटने से फैलता है। यह सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में पागलपन और एक बहुत ही अजीब लक्षण लिखा है, पानी से डर लगना यानी हाइड्रोफोबिया। रेबीज में इंसान को पानी से डर क्यों लगने लगता है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये ना कोई मनोवैज्ञानिक या दिमागी डर नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से शारीरिक प्रतिक्रिया है। मतलब शरीर रिएक्ट करता है? हाँ, रेबीज का वायरस
नर्वस सिस्टम के जरिए सीधे दिमाग के उस हिस्से को डैमेज करता है जो हमारे निगलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अच्छा, स्वॉलो करने को। बिल्कुल। जब मरीज पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके गले और सांस की नली की मांसपेशियों में भयंकर और दर्दनाक ऐंठन होती है, स्पैज़म्स आते हैं। अरे बाप रे। ये दर्द इतना भयानक होता है कि धीरे धीरे मरीज का दिमाग पानी देखने या उसकी आवाज सुनने मात्र से ही खौफजदा हो जाता है। मतलब वो साइकोलॉजिकल डर नहीं है बल्कि उस भयंकर फिजिकल दर्द का खौफ है। बहुत ही दुखद स्थिति है ये। हाँ, बहुत ही दर्दनाक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में है। यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है कि इस कैटेगरी में वाहक यानी वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, बिना वेक्टर के ये मुश्किल से फैलते हैं। जैसे पायरिया जो एंटमीबा जिंजीवेलिस से होता है और मसूड़ों को प्रभावित करके खून और बदबू का कारण बनता है, और दूसरा है काला अजार, रोगजनक है लीशमैनिया डोनोवानी, जिसे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई फैलाती है। ये अस्थि मज्जा को टारगेट करता है और तेज बुखार लाता है। प्रोटोजोआ दरअसल ना सिंगल सेल वाले परजीवी होते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स। हाँ, ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े और जटिल होते हैं। कालाजार में देखिए, ये खून बनाने वाली फैक्ट्री यानी बोन मैरो पर ही हमला कर रहा है, जो शरीर को अंदर से एकदम खोखला कर देता है। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर है मलेरिया। इसका रोगजनक है प्लाज्मोडियम और वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये तिल्ली और आरबीसीज को प्रभावित करता है, जिससे ठंड के साथ तेज बुखार आता है। मुझे यहाँ ये समझना है कि मलेरिया में आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाओं पर असर होने से तेज ठंड क्यों लगती है? ऐसे समझिए कि प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो हमारे आरबीसीज के अंदर छुपकर अपनी संख्या बढ़ाता है। अच्छा, अंदर छुप जाता है। हाँ, जब एक साथ बहुत सारे परजीवी तैयार हो जाते हैं तो वे आरबीसीज को एक झटके में फाड़कर बाहर निकलते हैं। ओह माय गॉड। इस फटने की प्रक्रिया में खून में एक साथ बहुत सारा टॉक्सिन या जहर रिलीज होता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इस अचानक हुए जहरीले हमले को देखकर घबरा जाता है और वायरस को भूनने के लिए तुरंत शरीर का थर्मोस्टेट बढ़ा देता है। मतलब फीवर ले आता है। एग्जैक्टली। इस तेजी से तापमान बढ़ाने की कोशिश में ही शरीर की मांसपेशियां बहुत तेजी से कांपने लगती हैं, जिसे हम भयंकर ठंड लगना या चिल्स कहते हैं। मतलब हमारा शरीर उस जहर से लड़ने के लिए खुद ही अपना थर्मोस्टेट बढ़ा देता है। ये तो बीमारी का लक्षण कम और शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा लग रहा है। कमाल है। हाँ, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो प्रोटोजोआ जनित रोगों का पार्ट 2 है। इसमें पहला है पेचिश, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है और दूषित जल या भोजन के जरिए फैलता है। यह आंत को प्रभावित करता है और इसके लक्षणों में दस्त के साथ श्लेष्मा और खून आता है। पेचिश जैसी बीमारी हमें सीधे तौर पर साफ सफाई का महत्व समझाती है। ये बीमारी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो खा या पी रहे हैं वो कितना साफ है। और दूसरी बीमारी है सोने की बीमारी, ट्रिपैनोसोमा नामक रोगजनक से, जिसका वाहक है सीसी मक्खी, टीसी फ्लाई। हाँ, ये सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और इसके लक्षण हैं बहुत अधिक नींद आना और बुखार। सोने की बीमारी नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसान बस मजे से सो रहा है। क्या सोने की बीमारी में सच में इंसान सिर्फ मजे से सोता रहता है? बिल्कुल नहीं, नाम से ये थोड़ा मासूम लग सकता है, लेकिन हाँ, ये कोई सुकून भरी नींद नहीं है। तो फिर क्या होता है? जब ये परजीवी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में प्रवेश करता है तो वो मस्तिष्क में बहुत गंभीर सूजन पैदा कर देता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन। हाँ, इंसान का स्लीप साइकिल पूरी तरह टूट जाता है। दिन में वो एक खतरनाक सुस्ती और बेहोशी की हालत में रहता है और रात में उसे नींद ही नहीं आती। अगर इसका सही इलाज ना हो तो ये सुस्ती अंततः कोमा और मौत में बदल जाती है। बाप रे, तो ये कोई सुकून की नींद नहीं, एक खतरनाक सुस्ती है जो जान ले सकती है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जहां कवक यानी फंगस से होने वाले रोगों की जानकारी है। फंगस का नाम सुनते ही सबसे पहले शरीर में खुजली होने लगती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी कुछ ऐसे ही नाम हैं, जैसे दाद या रिंगवर्म, जो ट्राइकोफाइटिन कवक से होता है। इसमें त्वचा पर लाल गोल चकते पड़ जाते हैं। खाज, जो एकेरस स्केबीज से होता है, इसमें त्वचा में खुजली होती है और सफेद दाग पड़ते हैं। और एथलीट फुट टीनिया पीडस से, जो पैरों की त्वचा के फटने और कटने का रोग है। फंगस आमतौर पर गर्म और नमी वाली जगहों पर बहुत तेजी से पनपता है, इसीलिए त्वचा के रोग शरीर के उन हिस्सों में ज्यादा होते हैं
जहां पसीना रुकता है या हवा नहीं लगती। लेकिन इसी लिस्ट में चौथा नाम है दमा, जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक से होता है और लिखा है कि यह फेफड़ों में जाल बनाकर सांस लेने में रुकावट पैदा करता है। हाँ, अस्थमा। दमा के बारे में तो अक्सर सुना था कि ये धूल या किसी एलर्जी से होता है, क्या ये फंगस से भी हो सकता है? ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है। असल में दमा कई कारणों से हो सकता है और हम फंगस उनमें से एक बहुत गंभीर कारण है। अच्छा। हाँ, एस्परजिलस कवक के बहुत ही बारीक स्पोर्स हवा में मौजूद होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर लेता है तो ये स्पोर्स फेफड़ों की नलियों में जाकर एक बाकायदा भौतिक जाल बुनने लगते हैं, फिजिकल वेब। अरे बाप रे। हमारा शरीर इस फंगस के खिलाफ बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे सांस की नली अंदर से सिकुड़ जाती है और व्यक्ति को अस्थमा का गंभीर अटैक आता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि फंगस फेफड़ों के अंदर जाके बाकायदा जाल बुन सकता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक होता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं।